सवाल है जैसे व्हेन ए कार्पेट इज बीटन, ये एक्सरसाइज की सवाल है। An object experiences net zero external unbalanced force. Is it possible for the object to be traveling with a non-zero velocity? An object is experiencing a net zero external force. यानी एक्सटर्नल फोर्स जो है उसका नेट जीरो, नेट जब भी वर्ड आता है इसमें कई फोर्सेस है, ये कई फोर्सेस लगे लेकिन उनका रिजल्ट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। Is it possible for the object to be traveling with a non-zero velocity? आंसर क्या होगा? Yes sir. हैं? क्या इसको एक्सप्लेन करो। सर क्योंकि सर उसके ऊपर न्यूमेरिक फोर्सेस लग रही है सर। आप ये कहेंगे according to law of inertia, if the body is already in motion, if the body is already in motion and net zero force act on it, then it will continue with the same, it will continue to move with the same velocity with the same velocity, with the same speed and direction कहेंगे, दोनों मिला के बोलना पड़ेगा, with the same speed and same direction, ये same velocity कहते हैं, इसमें speed direction दोनों आ। तो आप क्या लिखेंगे? Yes, it is possible if the body is already, if the object is already in motion and net zero external force act on it, so it will remain to move with the same velocity. अगर वो रुकी हुई है तो नहीं मूव करेगी क्योंकि फोर्स जीरो हो गई, लेकिन वो ऑलरेडी मूव कर रही है तो उसको मोशन को चेंज करने के लिए स्पीड घटाएं, डायरेक्शन घटाएं, चेंज करें, हमें फोर्स लगानी पड़ेगी, वो फोर्स अनबैलेंस होनी चाहिए, जीरो फोर्स नहीं होनी चाहिए। अगर जीरो फोर्स लगेगी तो उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा, वो पहले से ही मोशन में तो मोशन में ही रहेगी। पॉइंट क्लियर हो गया ये? वैसे नॉन जीरो वेलोसिटी का क्या मतलब है? क्या नॉन जीरो वेलोसिटी? नॉन जीरो वेलोसिटी का मतलब उसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो है। ऑब्जेक्ट टू ट्रैवलिंग विद ए नॉन जीरो वेलोसिटी, यानी जीरो वेलोसिटी नहीं है, उसकी ऑलरेडी कुछ वेलोसिटी है, तो ऑलरेडी कुछ वेलोसिटी है, तो आंसर इज यस, इफ इट इज ऑलरेडी इन मोशन, अगर उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है तो जब नेट जीरो फोर्स लगेगी तो उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, यानी वेलोसिटी जीरो नहीं है। बात समझ में आ गई? तो ये कब पॉसिबल है? जब वो पहले से ही मोशन में थी विद सर्टेन वेलोसिटी और नेट जीरो फोर्स लगी तो इट विल रिमेन वो इन मोशन विद द सेम वेलोसिटी, तो वो सेम वेलोसिटी अगर है वो जीरो नॉन जीरो है जब तो मूव करते हैं। आगे क्या कह रहा है? इफ यस स्टेट द कंडीशन दैट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विल रिमेन सेम, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्योंकि जब वो मूव करेगा सेम वेलोसिटी में तो मैग्नीट्यूड भी वही रहेगा और डायरेक्शन भी वही रहेगा। या तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बोलिए या खाली वेलोसिटी बोलिए कि नॉन जीरो जो फोर्स लगती है, नॉन जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, अगर वो रुका है तो रुका रहेगा और अगर वो चल रहा है तो चलेगा। अब इसमें दो बातें, चलेगा उसी वेलोसिटी से, ये बोल दो खाली, चलेगा उसी स्पीड से और उसी डायरेक्शन, जब स्पीड बोलेंगे तो डायरेक्शन भी बोलनी पड़ेगी, खाली वेलोसिटी कहते हैं दोनों इंक्लूड हो गए। बात समझ में आ गई? यस। व्हाइल कार्पेट इज बीटन विद अ स्टिक, जब आप घर में आप देखते हैं कि कपड़े को झाड़ते हैं तो उस पर लकड़ी मारते हैं तो उससे जो है धूल बाहर निकलती है, कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है? लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या इसको एक्सप्लेन करेंगे? डस्ट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट विद कार्पेट। थर्ड लॉ ऑफ मोशन कितना लगा? थर्ड लॉ मोशन क्यों लगेगा भाई? एक्शन हो रहा है तो रिएक्शन किस पे होगी? रिएक्शन किस पे होगी? स्टिक पे होगी, तो स्टिक के बाद रुका गई करंट पे। अरे स्टिक जो है वो कार्पेट को मारने से धूल बाहर निकल रही है, तो वहां पे दो चीजें इन्वॉल्व है, कार्पेट और धूल, ये इन्वॉल्व है, तो धूल क्यों बाहर निकली? अगर कार्पेट, अगर थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे तो स्टिक किस पे लग रही है? कार्पेट में। कार्पेट किस पे फोर्स लगाएगा? स्टिक पे। वो तो धूल की बात कर रहा है। इसमें तो कार्पेट का वेट ज्यादा है ना, एज कंपेयर टू डस्ट कार्पेट का वेट ज्यादा है, तो फिर कार्पेट हिल रहा है, मगर वो हिलने के साथ साथ डस्ट ज्यादा है रिलीज हो जाती है। नहीं, डस्ट तो उसमें मूव के साथ है, आपको लॉ ऑफ इनर्शिया लगाना ही पड़ेगा। डस्ट क्यों निकली? सवाल ये वो डस्ट क्यों बाहर निकली?
एक्शन रिएक्शन तो कारपेट और रिएक्शन स्टिक में हो रहा है, हाथ को डस्टी कर रहा है। तुम्हारे बेटी घर में घुसते हैं गुस्से में, तो तुम क्यों छुप जाते हो कमरे में? डांट को किसी और कर रहा है, तुम कमरे में छुप जाओ। ये है समझ में बात? मेरा मतलब कहने का ये है कि बात हो रही है एक्शन रिएक्शन में, दो जो अपोजिट ऑब्जेक्ट्स है वो कारपेट और स्टिक है। बात किसी थर्ड की हो रही है, तो वो एक्शन रिएक्शन तो कवर नहीं होगा ना। बात समझ में आया ना? बट सर मुझे 10 है वो तो कारपेट के साथ इंक्लूड है। हाँ तो वो उसी के साथ मानी जाएगी। फिर वहां पे आपको वापस इनर्शिया पे आना पड़ेगा ना, केवल 10 क्यों अलग हुई है, 10 क्यों अलग हुई है? तो वो इनर्शिया में तो आएगी, इनर्शिया की वजह से तो अलग हुई है कि बोथ वर एट इनर्शिया ऑफ रेस्ट व्हेन कार्पेट इज हिट बाय व्हाट यू कॉल इट एक्सटर्नल एंड बैलेंस फोर्स by the stick. So carpet moves with certain what you call it, with certain velocity, but thus remain in rest due to inertia of rest. But so therefore, thus remain at the same place. That is, carpet moves away. So that is thus automatically comes away from the carpet. Thus due to carpet भी थी, carpet अलग हट गई, 10 वहीं रह गई, तो 10 कहाँ आ जाएगी? अब हमें आ जाएगी 10 will come in air and will be removed from carpet. ये बात समझ में आ गई? तो वो तो एक्शन क्या नाम है, लॉ ऑफ इनर्शिया तो अप्लाई होगा ही होगा। मुझे कार्ड उसकी 10 की क्या वजह है कारपेट से हटने की? इनर्शिया की वजह से तो हट रही है वो। वैसे से इनर्शिया में लग रहा है सर, वो तो एक तरह से लग रहा है जैसे कारपेट पे लग रहा है सर। तो रिएक्शन मुझे सीधी सी बात बताओ, आई डोंट वांट टू मेक टू कंफ्यूज एवरीबॉडी। आप खुद कंफ्यूज है, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। एक्शन किसने किया? स्टिक ने। रिएक्शन किस पे होगा? कारपेट पे। ये बात समझ में आया नहीं आई? एक्शन ये दोनों एक दूसरे में टकराए, तो इनका जो अपोजिट होगा, फोर्स लगेगी, अपोजिट लगेगी ना। कारपेट स्टिक कारपेट पे लगाएगी, वो कारपेट स्टिक में। बात थर्ड पर्सन की हो रही है, बात जो हो रही है वो किसकी हो रही है? थर्ड कौन है यहाँ पे? 10 की बात हो रही है। तो बात तो 10 की हो रही है, एक्शन रिएक्शन तो कारपेट और स्टिक के अंदर है। तो 10 क्यों निकली? उसका ताल्लुक कारपेट से, उसका स्टिक से कोई ताल्लुक नहीं है। तो कारपेट से क्या ताल्लुक है उसका? इनर्शिया। कि जब कारपेट मूव करेगी अवे, तो 10 ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट विल रिमेन in the same position, therefore it will not remain with carpet, it will come out with carpet. कारपेट के साथ मूव नहीं कर रही, कारपेट अलग मूव कर गई, 10 अपनी जगह रही, तो 10 जो है कहाँ पे आएगी? will come out from the carpet, it will come in air. अब वो एयर से कहाँ गिरे? वापस कारपेट को अलग रख दो, वापस कारपेट पे आ जाएगी, वरना वो नीचे गिरेगी, हवा में फैल जाएगी। Are you understanding my point or not? So why dust is removed from carpet is because of inertia. If you have inertia of rest, carpet comes in motion, but dust does not come in motion due to inertia of rest. Therefore, it does not move with carpet. It remains at the same place. Carpet move away, dust remain at the same place. Therefore, dust come in. कहाँ जाती है dust? Will come in air. That is, it does not remain with carpet. वही हमें carpet से लाने का मकसद था. We wanted to remove that from the carpet. बात समझ में आ गई? Action reaction का लॉ अप्लाई होगा या दो बॉडी एक दूसरे में टकरा रहे हैं, उन्हीं का एक्शन रिएक्शन होगा, थर्ड पे नहीं होगा। तभी आपने वो हॉर्स का उसकी मिसाल दी है काट की। हॉर्स ने किस पे फोर्स लगाई? अर्थ पे। कारपेट पे तो नहीं लगाई ना, उस पे काट पे तो नहीं लगाई ना। और अर्थ ने किससे फोर्स लगाई? रिएक्शन में हॉर्स के ऊपर। बीच में कौन आ गया? वो कह रहे हैं कि कार्ड क्यों मूव कर रहा है? तो कार्ड इसलिए मूव कर रहा है कि हॉर्स पे जब फोर्स लगी तो वो मूव करेगा, तो कार्ड इज अ पार्ट ऑफ द हॉर्स, वो हॉर्स के साथ बनी हुई है। तो व्हेन हॉर्स विल मूव, कार्ड विल आल्सो मूव, जो उसके साथ बना हुआ हिस्सा वो भी साथ साथ मूव करेगा। एक्शन रिएक्शन जिसमें हो रहा है उसकी बात हो रही है। जो दूसरा जो मूव कर रहा है वो इसलिए मूव कर रहा है कि उसका हिस्सा है। किसका? हॉर्स का हिस्सा है, हॉर्स के साथ बना हुआ है वो। अच्छा, why it is advised to tie the luggage kept on the roof of a bus?
This is also backwards inertia. When a bus suddenly moves and it will not be tight, so bus will move away and due to inertia the luggage will remain in the same place. So since bus will move forward, luggage will remain at the same place, the luggage will come out of the bus. Because bus has already moved ahead. तो लगेज वही रहेगा तो वो बस से बाहर आ जाएगा. सिमिलरली जब टर्न लेते हैं तो वहां पे भी जब बस टर्न लेगी तो ड्यू टू इनर्शिया द लगेज विल रिमेन इन द सेम पोजीशन. बस विल टेक द टर्न बट इफ इट इज नॉट टाइट तो लगेज विल रिमेन इन द सेम पोजीशन. इट विल नॉट टेक द टर्न विद बस. एज ए रिजल्ट क्या होगा कि वो जो है लगेज वो बस से नीचे गिर जाएगा. इसलिए लगेज जो बस की छत पर रखते हैं वो बांध के रखते हैं. अभी सवाल है a batsman hits a cricket ball with then roll on the ground. After covering a short distance, the ball comes to rest. The ball slows to stop because तो बैट्समैन ने बॉल को हिट करा, बॉल को जो दौड़ रोल करती है फिर रुक जाती है. तो क्या बैट्समैन ने स्लो स्पीड से हट करा? आंसर ये नो. वो कैसी स्पीड से ज़्यादा फोर्स से करे कम फोर्स से करे, फोर्स लगी है फोर्स से, इसलिए इसका कोई ताल्लुक नहीं है इससे. दूसरा क्या है? Velocity is proportional to the force exerted. Velocity is proportional to the force exerted by the ball, exerted on the ball. इसका रुकने की वजह जो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है फोर्स के, ये कोई शक की बात नहीं. ये फोर्स ज़्यादा होगी तो फोर्स एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, उससे वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी. ठीक है, इसका रुकने की वजह ये नहीं. आगे तीसरा पॉइंट क्या है? There is a force. There is a force opposite to the motion. Yes, sir. ये सही है. क्यों? Because whenever two bodies interact with each other and move on each other, whenever bodies or surfaces of two objects move on each other, so automatically a force is produced which acts in opposite direction of motion of both the bodies. वो दोनों बॉडीज के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है. और व्हाट वी कॉल दिस फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स. तो जब बॉडी बॉल जो जमीन पे रोल करेगी तो फ्रिक्शनल फोर्स भी लैग ऑन. एंड सिंस इट इज अनबैलेंस फोर्स तो इसका रिजल्ट जीरो नहीं होगा. इसका बॉल पे जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड कम हो जाएगी और वो रुक जाएगी. ये बात समझ में आ गई? व्हाई इट कम्स इनटू रेस्ट? ड्यू टू frictional force which acts on the ball in opposite direction. Due to that force, velocity of the ball gradually decreases and ultimately comes into zero value. ठीक है? आगे सवाल है. A truck starts from rest and rolls down on a hill with a constant acceleration. अब देखिए constant acceleration आ गई यहाँ पे. It travels a distance of 400 meters in 20 seconds. Find its acceleration. तो क्या लगेगा यहाँ? एक्सेलरेशन निकालना है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है. कुछ दिमाग में आ रहा है क्या? फोर्स निकाल. अरे पहले उसने एक्सेलरेशन पूछा है बाबा. अरे कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो कौन सा दिमाग में आ रही है बात? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मैं एक्सेलरेशन निकाल रहा हूँ तो दिमाग में नहीं आ रहा. क्या अप्लाई होगा? लॉ ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या अप्लाई होगा यहाँ पे? इक्वेशन ऑफ मोशन का रूल क्या है कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, तभी वो इक्वेशन ऑफ मोशन. इसलिए उसने लिखा भी है यहाँ पे कि इट इज मूविंग विद व्हाट? बताइए मुझे क्या है ये? With a constant acceleration, it travels with a distance of 400 meters. अब मैंने क्या बताया था? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या नाम है इसकी? क्या नाम है? ये जो हमारे लॉ इक्वेशंस ऑफ मोशन से इसकी क्या बताया था मैंने बेसिक? पहले क्या लिखते? मैंने बताया था जब पहले 5 मैंने बताया था ये 5 पहले ये लिखना जरूरी है. U V A S T. S कितना है?
कितना? 400 मीटर। हाँ, और ए कितना ये निकालना है, और जी कितना है? 20 सेकंड। सर ये तो टाइम है सर 20 जी जी क्या लिखा है वो? Attract starts from rest, starts from rest, तो जीरो U जीरो होगा या V जीरो होगा? सर यू हाँ, V जीरो कब होगा? जब वो स्टॉप होगा, तो यहाँ ये जीरो हो जाएगा। और 20 सेकंड ये टाइम आ गया, और V नहीं दे रखा, तो क्या बताया था इसके बाद वाला? अरे सब भूल गए। Write all three formula on the in bracket. B is equal to U plus AD. S is equal to U plus half AD square. और B square minus U square minus 2A. दो फॉर्मूले तो सिर्फ इसमें रिजेक्ट हो जाएंगे जब V आ रहा है। V ना दे रखा है ना पूछा है। तो कौन से दो फॉर्मूले रिजेक्ट हो गए? सर फर्स्ट यू प्लस 80 तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? सेकंड बी वाला एस हाफ एस यू सीधा सीधा S is equal to UT plus half AD square. S की वैल्यू कितनी है? 400. U जीरो है, 0 into T जीरो हो जाएगा, इनटू 20 हाफ A और T स्क्वायर। सर आपने टाइम इनटू लिखा क्या 0 into 20 करोगे तो 0 ही आएगा। यस सर बात तो एक ही है ना। T स्क्वायर कितना है? 20 into 20, तो क्या आ जाएगा ये? 208 A कितना निकलेगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट सही होना चाहिए। आगे क्या कहना है? सवाल क्या आगे? फाइंड द फोर्स। अब फोर्स पूछ रहा है, ठीक है? 7 टन यानी 7000 किलोग्राम का वेट है। तो फोर्स के दो फॉर्मूले बताएं, एक m into a है और दूसरा mv माइनस। तो सेकंड फॉर्मूला mv माइनस mv हम यूज करना चाहे तो उसके लिए पहले v निकालना पड़ेगा। हमें जरूरत ही नहीं है, जब पहले फॉर्मूले से काम हो रहा है। क्या हो जाएगा? f is equal to m into a, तो 7000 into 2। तो आगे क्या लिखूं? SI यूनिट जो है फोर्स का न्यूटन है। 14000 न्यूटन SI यूनिट में सवाल करते हैं तो जो चीज निकालते हैं उसका भी SI यूनिट आता है। आगे आपकी समझ में? अब देखो इतना सा आसान सवाल था, अगर आपको सारा दिमाग में बैठा हुआ होता तो एक मिनट में आप कर लेते। कि भाई एक्सेलरेशन पूछा है और 0 से स्टार्ट हो रहा है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिख रहा है, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वर्ड आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज हो सकता है। मैंने क्या ना होगा, बहुत जगह ये वर्ड आता है लेकिन यूज नहीं होता। और जब इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करना हो तो उसके लिए पहली शर्त है आप ये सिंबल लिख लें, जिसके बाद सवाल आसान हो जाएगा। सवाल को आसान बनाने के लिए आप अगर ये सिंबल नहीं लिखते तब भी हो जाता, लेकिन इससे क्या होता है? तो कंपैरिजन आसान हो जाता है। कोई चीज चेंज करनी है, बदलना है, यूनिट सेंटीमीटर में दे रखा है, मीटर में बदलना है तो वहीं के वहीं बदल सकते हैं। टाइम आवर्स में दे रखा है, सेकंड में बदलना है, ई के ई बदल सकते हैं। फॉर्मूले में रख के वैल्यू बदलेंगे तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ये बात समझ में आ गई? अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? तीनों फॉर्मूला रख के लिख लीजिए। अब वी दे नहीं रखा, वी भी इसलिए लिखा है कि दे नहीं रखा, काट दिया हमने, तो फॉर्मूला सिलेक्शन आसान हो गया। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? इसके बाद सवाल है, a stone of 1 kg is thrown with a velocity of 2 meter per second across a frozen surface of lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meter. तो फाइनल वेलोसिटी थ्रोन विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड यानी u 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी भी कितना हो जाएगा? 0। अब क्योंकि वो जमी हुई फ्रोजन लेक है,
ठीक है, तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो फोर्स जो है वो यूनिफॉर्म लग रही है। फोर्स क्या लग रही है? तो उसको रोकने वाली फोर्स है वो यूनिफॉर्म है। जब फोर्स यूनिफॉर्म होगी तो एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म होगा, और जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा तो हम ये दाब लगा सकते हैं। तो इसमें u मालूम है, v मालूम है, और क्या मालूम है? S मालूम है, ठीक है। टाइम दे रखा है, t नहीं दे रखा, तो t नहीं दे रखा, लेकिन u v मालूम है। तो कौन सा फॉर्मूला देगा? थर्ड वाला फॉर्मूला, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस as, और a की वैल्यू टाइम में आनी चाहिए जो रुक रहा है, तो a की वैल्यू टाइम में आनी चाहिए माइनस में आनी चाहिए। सही बात समझ में नहीं आ रही? क्यों? स्पीड कम हो रही है उसकी, ठीक है। और जब a आ जाएगा, व्हाट इज द फोर्स? फोर्स का क्या फॉर्मूला है? जो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स को रोक रही है, क्या? m into a। तो m दे रखा है क्या? कितना? तो दोनों निकल आएंगे फिर। तो पहला हिस्सा जो सवाल का वो क्या निकालने का है? a निकालने का है। और कौन सा उससे लगेगा? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? v 0 होगी, u की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, तो ये माइनस में आंसर होगा। तो अगर u माइनस में है यहाँ पे, तो v की a का आंसर जो कैसे निकलेगा? माइनस में। तो रिटार्डिंग फोर्स होगी, जो फोर्स लगेगी वो स्पीड रोकने वाली होगी। पॉइंट क्लियर हो गया? ये सातवां सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के। इंपॉर्टेंट सवाल से मुराद हमारी होती है कि जिसमें हमें कुछ सीखने को मिल रहा है। समझ में आ गई बात? I never say important to that question जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। एग्जाम में सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, हमारे लिए हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अक्सर उसे कहते हैं जहाँ पे हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ बातें हैं जो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के लिए आ रही है। और सातवां सवाल बताइए, किसने कहा था कोई क्वेश्चन स्कूल में या घर पे? बताइए, इसको मैं याद कर दूं? हाँ जी, क्या है? एक इंजन है, उसका टोटल वेट जो है वो 8000 किलोग्राम है, और वो क्या करता है? कितने डिब्बे? 5 वो इनको खींचता है, ठीक है। 5 वैगन ईच ऑफ 2000 kg। ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है? 5000 अच्छा, जो फोर्स लगा रहा है वो इंजन कितनी फोर्स लगा रहा है? 40,000 न्यूटन। और फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है? 5000 न्यूटन। ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। तो इतनी फोर्स से चलाने की कोशिश कर रहा है, इतनी फोर्स रोकने में लग रही है, तो अनबैलेंस फोर्स है। तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी? 40,000 माइनस कितना? 35,000 न्यूटन की फोर्स लगेगी खींचने में, जो कि 5,000 की न्यूटन की फोर्स बैलेंस हो गई फ्रिक्शन की वजह से। तो जो नेट फोर्स थी वो थी हमारी कितनी? 35,000। तो आप लिखेंगे नेट फोर्स, नेट फोर्स पुलिंग द ट्रेन, पुलिंग द, जो ट्रेन को पुल कर रहा है वो निकालेंगे। क्लियर हो गया? कितना? 40,000 माइनस 5,000।
अब वो कह रहा है क्या, यहां से असर चीज शुरू हो रही है, नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स आ गई, एक्सलेशन ऑफ द ट्रेन टीचर। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स का फॉर्मूला, तो वो ए पूछ रहा है, फोर्स हमें मालूम है कितना 35, एम कितना लीजिए, ये है टेक्निकल पॉइंट जहां पे सिखाना चाह रहा था, बाकी चीजें सिखाने की नहीं जो तो आती है। बताओ जी, कुछ आ रहा है दिमाग में, अब सुन लो दिया, टाइम वेस्ट नहीं करना, तो टाइम खत्म हो रहा है। देखिए जो हमारी गाड़ी है ना, कार में भी इंजन लगा होता है ना लगा, तो वो जो फोर्स लगाता है वो पूरी कार को खींचता है, अगर कार के पीछे कोई ट्रॉली बनी है उसको भी खींचता है। तो हमें मास उस चीज का लेना है जिसमें फोर्स लग रही है, जो फोर्स लगा रहा है उसका मास नहीं लेना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज है, एक पॉसिबिलिटी तो ये कि पूरा का पूरा इंजन फोर्स लगा रहा है ट्रॉली इसके ऊपर बॉगी में, तो इंजन का वेट नहीं लेंगे, सिर्फ मास किसका लेंगे, वैगन्स का मास लेंगे। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, if the whole engine is applying force on the wagons, then the force कितनी हो जाएगी, तो 35,000 है ही, मास कितना हो जाएगा 2000 into 5 10,000। लेकिन जो आजकल जो इंजन हैं, जो हमारे ट्रेन से जो इंजन लगे होते हैं, उसका एक छोटा सा हिस्सा जो होता है वहां पे वो इंजन फिट होता है, अब वो डीजल इंजन है कैसे इंजन है। तो जब हम उस फोर्स यहाँ से जो मशीन है, ये जो इंजन है यहाँ से ये फोर्स लगा रहा है, तो ये जो फोर्स लगा रहा है ये पूरे इंजन पे जो पूरी बॉडी उसको भी मूव कर रहा है, यानी ये जो फोर्स लगा रहा है ये फोर्स किस पे लगा रहा है, इस पे नहीं लगा रहा, साथ में इस पे भी लगा रहा है। आपकी बात समझ में आई ना? जो आपका कार का इंजन है वो जहाँ फिट है जिस जगह पर, वो जो वहां से फोर्स लगाता है, तो वो फोर्स जो है वो उस जगह पे भी लगती है जहाँ पे वो कार का इंजन फिट है, वहां पे वो लगा रखा है। तो जो आपका गाड़ी का ट्रेन का इंजन है वो ये छोटा सा इंजन है जहाँ फोर्स डेवलप कर रहा है, वॉट एवर मे बी द इलेक्ट्रिक फोर्स है या डीजल की फोर्स है ना, हाइड्रोलिक फोर्स है, तो वो जो फोर्स लगा रहा है वो इस इंजन पे भी लगा रहा है, प्लस इन बॉगीज पे भी लगा रहा है। If we assume that the engine is applying force on the engine, including what? Input and wagons, then total mass जो होगा वो वैगन का मास प्लस किसका मास होगा, इंजन का मास, कितना हो जाएगा वो 18 kg हो जाएगा, टोटल मास कितना हो जाएगा 18,000 into 8। यह है सीखने की बात कि अगर आप पूरे इंजन का मास लेंगे, अगर ये ऐसी चुकी बात मेंशन नहीं कर रखी है, मगर ये पूरा इंजन में फोर्स लगा रहा है, ये पूरा इंजन मान के चल रहा है, जबकि इसका एक हिस्सा है इंजन, और ये जो हिस्सा फोर्स डेवलप कर रहा है, ये फोर्स इस बॉडी को भी डेवलप मूव करा रहा है जिसके ऊपर ये लगा हुआ है। तो जिस हिस्से में फोर्स लगी है उसका मास ले लेंगे, इसका मास ले लेंगे, यहाँ पे ये लगा हुआ है क्योंकि ये लगा रहा है फोर्स, ये फोर्स लगा रहा है, मास किसका लेंगे, वैगन्स का लेंगे जो इस पे फोर्स लग रही है, और इस पूरे बॉडी का भी मास लेंगे, वो भी इस पे भी फोर्स लग रही है। If the force is applied by the small engine, not only on the whole engine but also on wagons, then total mass on which force is applied will be 18,000। इसलिए आप देखिए पुरानी किताबों में जो उसमें थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हुआ है, तो कुछ लोगों ने सिर्फ 10,000 मार्क्स लिए, समझ में आई बात, और उसमें जो हमने एक्सेलरेशन निकाला वो 3.5 मीटर पर सेकंड निकाला, लेकिन इससे जब निकालेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा।
Are you understanding my point? तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज है। यानी if we take engine including the body as a whole as an engine, the whole object as an engine, then the mass will be used, किसका मास लेंगे हम? सिर्फ वैगन्स का मास लेंगे। अब अगला हिस्सा देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो वो मिस ही कर दिया, बहुत सी तरह दे रखा है मास सेकंड वैगन, सेकंड वैगन पे कितनी फोर्स लगेगी? जब आप सेकंड वैगन पे फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने वाला मास किसका होगा? इन्हीं का मास। सेकंड वैगन में जो फोर्स लगी वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ अपने आप में लगेगी, तो मास किसका लेंगे आप? फर्स्ट वैगन का मास नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये पूरा हिस्सा मिलके फोर्स लगा रहा है इस बाकी से, तो मास किसका लेंगे हम? जहां पे फोर्स लग रही है उसका मास लेते हैं। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास किसका लेते हैं हम? जहां पे फोर्स लग रही, तो हम इस पूरे हिस्से को एक मान रहे हैं। फोर्स किसमें लग रही है? सेकंड वैगन। सेकंड का मतलब सेकंड इज नॉट आइसोलेटेड, किससे जुड़ा हुआ है? थर्ड फोर्थ से जुड़ा हुआ है, तो इनके भी सब पे फोर्स लगेगी, तो मास किसका लेंगे हम? हैं? सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, चारों का मास लेंगे। ये पॉइंट समझ में आ गई नहीं आ गई? तो हमारा फोर्स हो जाएगा, फोर्स जो मास है और एक्सीलरेशन तो हमने निकाल दिया, जो भी हमने निकाला 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा, ठीक है। और ये मास कितना हो जाएगा आपका? 18 ना, 4 लेंगे तो कितना हो जाएगा ये? 8000 इनटू जो भी वो आपका एक्सीलरेशन आपने निकाला। फोर्स कितनी है वो आप पहले ही सॉरी फोर्स निकाल दिया, फोर्स आपको निकाल दिया। ये है यहाँ टेक्निकल पॉइंट। क्या सीखा आपने कि जब इंजन फोर्स लगाएगा, अगर हम इंजन का वो हिस्सा सिर्फ फोर्स लगाने का लिए जहाँ पे जो फोर्स डेवलप कर रहा है, तो उसकी फोर्स लगेगी पूरी बॉडी पे भी, तीनों चारों पांचों वैगन पे भी, और इस बॉडी के ऊपर भी जहाँ वो फिट है। तो फिर मास हम इसका भी लेंगे और वैगन्स का भी लेंगे। ये बात समझ में आया? इसलिए एक्सीलरेशन जो आएगा वो डिफरेंट आएगा। जब 80,000 लेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा एक्सीलरेशन। और जब वो कहता है कि सेकंड उसमें कौन कितनी फोर्स लगेगी, दैट मींस यू आर नॉट काउंटिंग द फोर्स अप्लाइड, जो फोर्स लगा रहा है उनका मास नहीं लेंगे, कितना मास नहीं लेंगे। आज सेकंड में फोर्स निकालना चाहते हैं तो मास किसका नहीं लेंगे आप? फर्स्ट और इसका इंजन, तो ये फोर्स लगाने वाले पार्ट में लेंगे। अब वो कहेगी थर्ड पे कितनी फोर्स लगेगी, तो कितना मास लेंगे आप? थर्ड फोर्थ फिफ्थ, क्योंकि दोनों जुड़ेंगे, तो मास कितना लेंगे आप? 6000। और कहेंगे फोर्थ पे कितनी फोर्स लगेगी? 4000 मास हो जाएगा। तो आप देखेंगे हर दफा फोर्स कम होती जाएगी। लास्ट सेकंड पे कितनी फोर्स लगेगी? कि लास्ट सेकंड का मास 2000 लेगी, एक्सेलरेशन वही लेगा, क्योंकि जब ट्रेन मूव कर रही है तो जो एक्सेलरेशन पहली बॉगी वैगन का है वही लास्ट वाले का भी होगा, तो कहना तो बॉगीज अलग अलग नहीं हो जाएंगी अगर सेम स्पीड से मूव ना करें तो एक्सेलरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये फोर्स बदलती जाएगी। सबसे ज्यादा फोर्स फर्स्ट पे लग रही है, उसके बाद उससे कम सेकंड पे लग रही है, उससे कम फोर्थ पे, और लास्ट वाले में सबसे कम फोर्थ लग रही है। तो ये टेक्निकल पॉइंट है, इसको आप सीख लीजिए।